अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर मुनक़िद होगा उसमें उनकी शिरकत भारत में होने वाले मैचेस में नहीं होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह वाज़ेह कर दिया है, जबकि दूसरी जानब इस वक्त पाकिस्तान से मुताल्लिक उनकी जानब से जो बांग्लादेश को मुतालिक जो दरख्वास्त आईसीसी में जमा कराई थी, अब उससे मुतालिक आया पाकिस्तान क्या स्टैंड लेगा, उस पर अब मुसलसल बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उस पर अपना क्या मौक़िफ़ जाहिर करेगा। ये एक अहम सवाल है। दूसरा ये भी बात की जा रही है कि आया बांग्लादेश इस इवेंट का हिस्सा अगर नहीं बनता है तो फिर स्कॉटलैंड को इस इवेंट का हिस्सा बना दिया जा सकता है। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा तो क्या ये इवेंट मुनक़िद होगा या नहीं होगा, ये एक बुनियादी सवाल उठ रहा है। इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फॉर्मर लीगल एडवाइज़र के तौर पर अपनी काफ़ी शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे थे जनाब तफज़ुल रिजवी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनाब तफज़ुल रिजवी साहब कीमती वक्त देने के लिए। रिजवी साहब, समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके पास भी कोई ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने तो अपने तमाम जो ट्रम्प कार्ड्स थे वो खेल लिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो मुंतज़िर है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा फैसला करे। आप समझते हैं पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला करेगा, इस बड़े इवेंट से दस्तबरदार होने का सोच रहा है क्या पीसीबी? देखें, पाकिस्तान जो भी फैसला करे वो फैसला बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा और जोश से नहीं होश से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर चीज की लीगल रेमिफिकेशंस होती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में जो भी फैसला करेगा उसकी लीगल रेमिफिकेशंस हमारे ऊपर भी आ सकती हैं। हम अगर एक टूर्नामेंट से वॉकआउट करते हैं तो वो पाकिस्तान को इस करंट टूर्नामेंट नहीं, फ्यूचर के टूर्नामेंट पे भी हमारे इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि हम टूर्नामेंट होस्ट भी करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो दोनों सूरतों में उसके रेमिफिकेशंस, उसके असरात, उसकी रिजल्ट हमारे ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए अगर बाइकआउट कहना तो बहुत आसान है बाइकआउट करना, पर बाइकआउट करना इतना एक इमीडिएट फैसला, नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी प्रोएक्टिव एंड अ वेरी डिलिबरेट एंड अ थॉट आफ्टर डिसीजन। और बड़े लिमिटेड सी बात होती है, क्योंकि वरना आपके ऊपर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं जो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और जो आपके राइट्स, जो होस्ट करने के राइट्स हैं, उस तक जा सकते हैं। तो लिहाजा इतनी आसान बात नहीं होगी कानूनी तौर पर। जी बिल्कुल, एक जानिब अमली तौर पर साथ देना या फिर लफाजी उसकी करना, अल्फाजी तौर पर साथ देना वो एक अलग बहस है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा फैसला है। अच्छा सर, मैं आपसे बड़ा मासूमाना सवाल करूँगा, मुझे काइंडली ये बताइएगा, अगर आप इस वक्त लीगल एडवाइज़र होते तो फिर आप क्या एडवाइस करते मोहसिन नकवी एंड टीम को कि क्या हम इतना बड़ा फैसला करें बांग्लादेश का, इस इंतहा तक जाकर साथ दें और अपने भी जो मैचेस हैं, अपना भी इवेंट जो है उससे भी वॉकआउट कर जाए? देखिए, अब पहली तो बात यह कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ये होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला वो जो बोर्ड के हेल्म अफेयर्स के होते हैं उनका बेसिकली द पक स्टॉप्स विद देम। लीगल एडवाइजर को सिर्फ ये होता है कि जो फैसला हो जाता है उस फैसले के लीगल कॉन्सिक्वेंस से आगाह कर सकता है या लीगल कॉन्सिक्वेंस के बारे में एक लीगली प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए कानून जो है, कानून तो अपना रास्ता लेता है। तो आप जो भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लेंगे उसके कानूनी जो मुजरात हैं, जो कानूनी असरात हैं, वो उसको फॉलो करेंगे। तो लिहाजा वही बात है कि पहली बात कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा ये पीसीबी का कि इसको फॉलो करना या ना करना फॉलो। बट क्रिकेट चूंकि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में और इस रीजन में, तो ऐसे फैसले कभी भी गवर्नमेंट से पूछे बगैर, पेट्रन से पूछे बगैर कोई भी फैसला करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के पीसीबी के आइन में सिर्फ पेट्रन, प्राइम मिनिस्टर पेट्रन ही नहीं है, पेट्रन पॉलिसी भी दे सकता है, कोई आइन में लिखा हुआ है, और वो पॉलिसी पीसीबी के लिए वो जो पेट्रन देगा वो फॉलो करना लाजमी होगी। लिहाजा ऐसा कोई भी डिसीजन ऑब्वियसली एट द हाईएस्ट लेवल लिया जाएगा और हाईएस्ट लेवल के फैसले जो हैं वो फिर लीगल एडवाइजर का काम तो सिर्फ उसके लीगल कॉन्सिक्वेंस का देना होता है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन में लीगल एडवाइजर का काम नहीं बचा हो गया। लेकिन मुझे रिजवी साहब काइंडली ये बताइएगा इस वक्त, क्योंकि आप कानूनी तौर पर भी इन चीज़ों को समझते हैं, बड़ा आपको इसका तजर्बा भी है, लेकिन बांग्लादेश ने अपने तमाम ट्रम्प कार्ड खेल लिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई तुरम का ऐसा पत्ता है जो पाकिस्तान अगर फेंकता है तो फिर आईसीसी
मजीद चैलेंज में आ जाएगा। बांग्लादेश की जो शराइत हैं उसे मानना पड़ेगा। जो हमने एक स्टैंड लिया, ये स्टैंड जो हमने लिया ये आर्जी तौर पे था या परमानेंटली इसका मुस्तकिल कोई बेहतर हल निकलेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भारत अपनी जिद पर कायम था, उसने अपनी तमाम शराइत मनवाए और एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस हुए। पाकिस्तान की शराइत और उनकी तमाम तर जो बातें थी उसकी कदर की गई आईसीसी की जानिब से। हम श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान जो है इस वक्त एक सपोर्टिंग हैंड का किरदार अदा कर सकता है बांग्लादेश के लिए? देखिए, एक बात तो साफ जाहिर है कि एक डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि देखिए, इंडिया ने जब अपने अपने जितनी भी जो इंडिया की थी बातें वो मनवाई थी, और वो बातें मनवा के इंडिया ने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराए या पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसका उनको कुछ कॉन्सिक्वेंस, कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा। तो आईसीसी ने ऑलरेडी दूसरे मुल्क के लिए किया हुआ है। तो जब बांग्लादेश के भी जो खदशात हैं उनको एलाय किए, उन प्लेयर्स को एलाय किए बगैर, उनको एड्रेस किए बगैर बांग्लादेश को ये कह दिया गया कि अगर आप नहीं आते तो आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को ले आएंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट तो जरूर है। कानून में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे बहुत सारे फैसले जो है वो नोट होते हैं कि आप किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आपने सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है। तो अभी ये लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उन पे एक फैसला धौंसा जा रहा है और उस फैसले को, उन पे जो वो फैसला उनके ऊपर लागू किया जा रहा है उसके लिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। और वो बांग्लादेश यही मांग रहा है जो पहले दूसरे मुल्कों के लिए किया जा चुका है। तो लिहाजा बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और इस ज्यादती में पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश का साथ दिया है, वो पॉइंट आउट करने में कि ये ज्यादती बांग्लादेश के साथ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ये वाकई एक ऐसी बात है जिसे बांग्लादेश डिजर्व करता है कि उसमें साथ दिया जाए। बिल्कुल, ये बांग्लादेश डिजर्व करता है और ये जो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तफस्सुल रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो क्या जो है मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताएं इस वक्त भारतीय मीडिया मुसलसल दावे कर रही है और ये दावे कर रही है कि इस वक्त बांग्लादेश आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो रवां साल 2026 में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका में, इससे दस्तबरदार होने के बाद अब स्कॉटलैंड को शामिल किया जा सकता है। यह भारतीय मीडिया का दावा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया यह भी दावा कर रही है कि इस वक्त इस बड़े इवेंट को मुतासिर करने के लिए, जहां बांग्लादेश इस इवेंट से बाहर हो रहा है, तो साथ साथ वो ये भी बता रही है कि स्कॉटलैंड जो है इसको शामिल करने के साथ साथ बांग्लादेश अब इस इवेंट में नहीं होगा, जिसका एलामिया जल्द आईसीसी जारी कर देगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमी टीम की कारकर्दगी पर, जिसको लेकर इस वक्त एक अहम बयान काफी ज्यादा मीडिया की गर्दिश बनता रहा, जिसे मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ने ना सिर्फ हाईलाइट किया। वो बयान ये था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस वक्त बिग बैश में मसरूफ़ अमल थे, जहां पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट खिलाड़ी राना नवीदुल हसन की जानिब से एक बयान सामने, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का एटीट्यूड था उसने बता दिया कि वो खेल की कदर करते हैं और वो किसी बड़े नाम को तरजीह नहीं देते हैं, जो एक अहम बयान था। और हमने देखा कि वो शायद सुर्खियों में नजर भी आया। राना नवीदुल हसन भी बिग बैश में इन एक्शन थे और आपको याद होगा माजी में जब वो बिग बैश में इन एक्शन थे तो 11 रन पर 4 खिलाड़ियों को आउट करने का क्रेडिट भी राना नवीदुल हसन के क्रेडिट का हिस्सा रहा था। राना नवीदुल हसन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम, और अगर इनके हवाले से बात की जाए पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम होने वाले कोचिंग कोर्सेज की ना सिर्फ इन्होंने पार्ट बने बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी अपने कोचिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और अंडर 19 की जो अफगानिस्तान की टीम थी उसके साथ भी मुंसलिक रहे। और साथ साथ अगर मैं बात करूं काफ़ी शानदार अंदाज से अपनी खिदमत अफगानिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी अदा की। राना नवीदुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राना साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और मुझे काइंडली ये बताइएगा आपका एक बयान काफ़ी ज़्यादा लिमलाइट हो रहा था, नज़रों में आया, लेकिन आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे सेलेक्टर्स हैं बखूबी इंसाफ कर रहे हैं, हमारे जो इस वक्त के खिलाड़ी हैं, इस वक्त पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का भी ऐलान किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, अगर मैं स्पिनर्स के हवाले से बात करूं, उस्मान खान है, असगर हैं, मुबशर हैं, उसामा मीर हैं, फैसल अकरम हैं, मेहरान मुमताज़ है, सुफियान मुकीम है, आसिफ आफरीदी, नोमान, काशिफ भट्टी और साजिद, इनकी तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन इनमें से एक भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। तो क्या समझते हैं, ज्यादती हो रही है राना साहब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल आपने बड़े लंबा सा सवाल कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उसको मैं जवाब देता हूँ।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मैंने बयान दिया था बाबर आजम के हवाले से बिग बैश में, तो मैं वहाँ पे 3 सीजन खेला हूँ, तो मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किए हैं, रिकी पॉन्टिंग के साथ भी किया, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ शेयर किया है। वो हमारे जैसा कल्चर नहीं है उनका उनका उनको कोई परवाह नहीं है कि राना नवीद खेल रहा है या बाबर आजम खेल रहा है या विराट कोहली खेल रहा है। वो अपनी क्रिकेट में वो खुद इतने बड़े स्टार हैं कि उनको इर्द गिर्द जो खेलते हुए नजर आते हैं, वो उनको इतनी ज्यादा कोई वो अहमियत नहीं देते। अहमियत इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस पे वो जो है आपको आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि जिसको साइन किया वो परफॉर्म करे बिग बैश में, या उसकी जिसकी टीम से भी वो साइन करते हैं। तो मेरा बस ये मौक़िफ़ था, क्योंकि हम लोगों ने क्रिकेट जो है अब ज़्यादा सोशल मीडिया पे और ज़्यादा हाइलाइट्स होने शुरू हो गई है। पहले इतना मीडिया तेज़ नहीं था, इतना फास्ट नहीं था। अब तो कोई थोड़ी सी भी बात होती है, कंट्रोवर्सी होती है, तो फौरन बात बाहर निकल आती है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं डेफिनेटली होती हैं बिग बैश में या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में। बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि जो अभी सिलेक्शन कमेटी ने टीम को अनाउंस किया, उसमें स्पिनर्स जो है मेरा ख्याल उसामा वो क्या सॉरी जो है मिस्ट्री स्पिनर जो अभी आए हैं उन्होंने खेले, वो मेरा ख्याल टीम में हैं। बाकी जो जिनके आपने नाम लिए हैं, आपको पता है T20 जो फॉर्मेट होता है, शॉर्टर फॉर्मेट होता है, उसमें इतने ज़्यादा स्पिनर्स भी रखना इतना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि तेज़ गेम है वहाँ पे, और हमेशा फास्ट बॉलर्स ही जो है शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे आपके पास अभी इब्रार हैं और भी 1-2 स्पिनर, शादाब भी वापस आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी टीम काफ़ी बैलेंस है। तो जिनके नाम नहीं आए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करेंगे। लेकिन सिलेक्ट 2-3 ही होते हैं, 5, 6, 7, 8 या 10 नहीं होंगे। इतने स्पिनर्स की जगह नहीं होती, 2 से 3 होते हैं, या 1 या 2 जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं, बाकी ऑलराउंडर्स की शक्ल में होते हैं। बिल्कुल, मैं बेशक इसमें समझता हूँ कोई डाउट नहीं है। आपने जो बात की बिल्कुल अहम थी, और मैंने ये देखा कि जब ईमानदार लोग सेलेक्टर बनते हैं तो फिर सिलेक्शन का मयार खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। मुझे याद है एक टेन्योर गुजरा था जिसमें यासिर हमीद अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जनाब जो है समी मोहम्मद समी भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उस वक्त बहुत सारे नाम हमने देखे थे जो फ्रंट लाइन पर आते हुए दिखाई दे रहे थे। राना नवीदुल हसन, ये मैं समझता हूँ और आपके भी जो फैंस हैं उनका भी ये मानना है कि अगर राना नवीदुल हसन सेलेक्टर होते तो फिर नताइज कुछ और होते। ये जो खिलाड़ी हैं, अकीफ जावेद हैं, फास्ट बॉलर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये है आफाक आफरीदी, मोहम्मद उमर, मूसा खान, अरशद इकबाल, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, शाहनवाज दानी और मोहम्मद हसनैन। इन खिलाड़ियों का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? अगर आप सेलेक्टर होते तो इनको वक्तन फ़वक्तन बेहतर चांस मिलता? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिलीव रखता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से सिलेक्शन करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। बेशक। और मैं हमेशा बिलीव रखता हूँ कि जब आप टीम के लिए अच्छा सोचेंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, मुशावरत के साथ टीम बनाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ टीम सेलेक्ट करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आया कि उन्होंने 2-3 सीरीज जीती भी हैं, 2-4 हारी भी हैं, तो ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है। सिलेक्शन कमेटी भी जाहिर बात है, जो होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो भी सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं अपनी तरफ से, लेकिन सम टाइम गलत फैसले भी हो जाते हैं, सम टाइम वो सही भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं ना, स्पेशली जो है सिलेक्शन कमेटी में, वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं। अब शादाब खान देख लें, काफी अरसे से आपको डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने बिग बैश में या बांग्लादेश लीग जिधर भी खेले हैं तो वहां पे परफॉर्म किया है, तो उनका कमबैक किया उन्होंने, और इंजरी में भी थे। लेकिन तो ये चीजें जो है ना, ये भी राना देखनी साहब पड़ती हैं। समझते हैं ये मुनासिब होगा? बाबर आजम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक सीरीज में टीम का पार्ट तो बन चुके हैं, उनकी जो बिग बैश में परफॉर्मेंस थी, क्या वो इस बात का इंसाफ अदा कर रही है? जिस क्राइटेरिया के तहत आपने शादाब को कमबैक कराया, बाबर आजम क्या उस क्राइटेरिया पर ईमानदारी से पूरा उतरते हैं? नहीं, देखिए, बाबर आजम का आप देख रहे हैं कि बाबर आजम को हमेशा सबने कहा कि स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, रिजवान का भी यही प्रॉब्लम था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और डिफरेंट क्रिकेट है वहाँ पे। अभी जहाँ हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या जहाँ की कंडीशंस है वो हमें सूट करती हैं, तो बाबर आजम जैसा प्लेयर, नो डाउट ही इज़ वेरी गुड, लेकिन हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जो नीचे नीचे खेले और मतलब 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट खेले और टीम को लेके चले। ऐसा भी चाहिए, बिल्कुल ही छक्के चौके मारने वाले प्लेयर भी जो है ना, या एग्रेसिव प्लेयर भी,
तो वो ज्यादातर समटाइम नहीं कामयाब होते। सो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो सिलेक्टर ने ये सोच के भी किया है कि शायद एक ऐसा बैट्समैन रखना चाहिए जो टीम को लेके चले ऑल द वे। सो अच्छा, इस वक्त हम आप इसको समझते हैं, इस नेगेटिव वक्त आप नहीं समझते हैं, लेना मैं ले राणा सकते साहब आपको एज इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, ऐसा लग रहा है कि शायद शादाब के लिए जगह बनाई गई थी, आपने उस जगह पर जिन जिन को मौका दिया वो शायद उस रोल के लिए थे ही नहीं। आपने हारिस को जिस नंबर पर खिलाया वो शादाब की जगह थी, आप हसन नवाज को उस नंबर पर खिला रहे थे, हसन नवाज ओपनर थे, फिर आपने फ़खर जमान को भी उस नंबर पर लाकर बड़ा ट्राई किया, अब शादाब हाँ जी वापस आ गए तो दानिश भाई आप बड़ी जी। जबरदस्त आपने बात की है। ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, जैसे जब कोई भी बड़ा इवेंट आता है तो फिर यारी दोस्तियां और ये जो लोग करते हैं आपस में कि जी उसको अब कैसे लेके आना है टीम में, तो डेफिनेटली आपको पता है कि शादाब, बाबर आजम, ये रिजवान इतने अच्छे दोस्त हैं, शाहिन शाह अफरीदी, जब वो कप्तान बनता है तो वो अपने दोस्त ले आते हैं, लेकिन जब सर, वो बनते हैं तो लेकिन वो। राणा साहब, ये रिजवान की नाराजगी किससे हो गई है? रिजवान का मुतबादिल तो बार बार बोर्ड को मिल भी रहा है, कभी ख्वाजा नाफे की शक्ल में, कभी उस्मान खान की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में, तो रिजवान ने किसी का दिल दुखाया है? मैं नहीं समझता, आप क्या कहेंगे? नहीं, रिजवान का बस प्रॉब्लम ये है कि रिजवान जो है वो एक जो उसके ऊपर लेबल लग गया है कि जो वो बहुत स्लो खेलता है या टीम के लिए नहीं खेलते या शायद वो सच बोलता है इस वजह से नहीं खिलाते उसको। इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उसकी भी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब अंदर की बातें हैं, अब मुझे नहीं इनका कोई इतना, क्योंकि मैं 3 साल अफगानिस्तान में कोचिंग करता हूँ, पाकिस्तान की मुझे हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो तब पता चलता है कि क्या लेकिन सियासत चल रही है, लेकिन क्या ये जो अच्छा चल रहा है तासुर क्या क्रिएट बुरा। किया जा रहा है राणा साहब रिजवान के लिए, आप तो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर्स में आपको शुमार किया जाता है, लेकिन राणा साहब मुझे काइंडली ये बताइए कि जो तासुर रिजवान के लिए आपने बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से तासुर आ रहा है कि वो बड़ा स्लो खेलते हैं, माइक हेसन भी कह रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भी कह रहे हैं, आपका कप्तान कौन सा तेज खेलता है, बाबर आजम का क्या स्ट्राइक रेट है, वो हम सबको पता है। जी बिल्कुल, आगा सलमान की आप बात कर रहे हैं। आगा सलमान, मैं हमेशा जिस भी टीवी शो पे जाता हूँ या कहीं भी मेरा इंटरव्यू होता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इज नॉट अ T20 प्लेयर। आगा सलमान की आप बात कर रहे हैं, उसका भी स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं है, बट अब देखिए हमारे पाकिस्तान में होता ये है कि जिसकी टीम में भी जगह नहीं बन रही होती वो कप्तान बन के आता है। सो ये हमारी रीत है, बड़ी पुरानी रीत चलती आ रही है। अच्छा, मुझे काइंडली ये तो बताइए, ये सारी बातें दुरुस्त हो गई, लेकिन आपने वक्त के साथ साथ बहुत सारे ओपनर्स बनाए। अब्दुल रज़ाक साहब को आपने एक टास्क दिया, कहा कि ये ओपनर्स जो है डेवलप करने का काम करेंगे। अब जो ओपनर सामने आ रहा है उस पर तो तवज्जो आप दे रहे नहीं है। वो आमिर जमाल हैं, तैयब ताहिर हैं, कासिम अकरम है, इफ्तिखार अहमद हैं, अब्बास आफरीदी है, वसीम जूनियर को आप टीम के साथ कैरी तो करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, लेकिन उसके जिस तरीके से आप खिलाते हैं ऐसा लग रहा है ही इज़ जस्ट अ शैम्पू बॉय। फिर आप अगर बात करूं मैं, अब्दुल समद टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लास्ट स्क्वाड में थे, अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर इमाद भट्ट हैं, खुशदिल शाह हैं, जानदाद खान हैं। तो ये खिलाड़ियों को बस 1-2 मैचेस खिलाने के लिए रखा था, क्या ये कल्चर था आपको पाकिस्तान खिला देंगे? हाँ जी, देखिए अभी ये नाफे जो लड़का आया हुआ है, ये मुझे बड़ा अच्छा और टैलेंटेड लड़का लगा, और अच्छी बात यह कि उसको सिलेक्ट किया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको चांसेस भी देंगे। और जिन क्रिकेटरों के आपने नाम लिए हैं ये पहले खेल भी चुके हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब परफॉर्म नहीं करते तो आपको पता है कि आप समझते हैं क्रिकेट को भी, तो टीम से इन एंड आउट होते हैं, बैड परफॉर्मेंस होती है, फॉर्म नहीं लगी होती, फिर वापस डोमेस्टिक में जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। सो पाकिस्तान इस वक्त जिस स्टेज पे खड़ा हुआ, वर्ल्ड कप है आगे सर पे, तो मेरा ख्याल है कि इतने तजर्बे नहीं करने चाहिए। जो दी बेस्ट है और जो कम्बिनेशन अच्छा बना के, अब तो मैं कहता हूँ माइक हैसन जो है वो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ काम भी कर रहे हैं, उनको तो एक एक प्लेयर का पता चल गया है, और मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि अच्छा, थोड़े बिल्कुल समझदार भी दुरुस्त है हैं, राना साहब, उनको लेकिन थोड़ा काइंडली मेरी इस सिलेक्शन का बात पर भी रहनुमाई आइडिया है। कीजिएगा, आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, हिंदुस्तान में भी मुझे याद है आप जो बात करते हो वो हिंदुस्तान में भी वायरल हो जाती है, अफगानिस्तान में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप पाकिस्तान का बड़ा शानदार नाम है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों को आपने चांस दिया, विकेट कीपर्स पर आप बात कर रहे हैं, ख्वाजा नाफी पर आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त का, वो एक अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं मोहम्मद हारिस की, आपने चांस दिया, आजम को आपने अपॉर्चुनिटी दी, हसीबुल्लाह को 1-2 मैचेस दिए, वहाँ आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो शायद आप उन्हें मजीद कैरी नहीं करना चाह रहे, ये इस वक्त ये नीयत है शायद सेलेक्टर्स की। लेकिन बिस्मिल्लाह खान, रोहिल नज़ीर, मोहम्मद इखलाक, सैफुल्लाह बंगश, इनका क्या कसूर है? देखिए थोड़ी हर चीज को एक टाइम लगता है, आपको पता है कि विकेट कीपर की जो कैरियर होता है वो मतलब इस तरह का नहीं होता कि अगर वो 1 सीरीज या 2 सीरीज या नहीं खेल रहा तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह तो मेरे साथ भी
क्रिकेट खेलता रहा, वापदा में अभी भी खेल रहा है, तो सही। बिस्मिल्लाह का तो अभी मैं समझता हूँ कि एज ज्यादा हो गई है, आई थिंक सही। उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो कोयटा का एक और विकेट कीपर है बच्चा, वो जिसने अभी परफॉर्म भी किया फर्स्ट क्लास में भी, डोमेस्टिक में भी, वो वो आई थिंक कि वो लाइकिंग में है मेरे ख्याल से। और देखें वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी और चेंजेस आती हैं। अगर जीत जाएंगे तो फिर भी, अगर हारते हैं तो फिर भी, तो ये हर वर्ल्ड कप के बाद भी होता है, तो पहले अच्छा, से भी इस तरह का होता है। सो बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक ठीक कि कहा मैं आपने। समझता हूँ अच्छा, जाते जाते कुछ काफी आखिरी चंद सवालात करूंगा राणा साहब आपसे। इस वक्त हम देख रहे हैं कल जब हम लास्ट टाइम अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त एक बयान बड़ा सामने आया। एहसान आदिल जो पाकिस्तान के लिए भी इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपके टीम मेट थे मोहम्मद आसिफ, कहा कि उन्हें यूएसए की टीम का हेड कोच होना चाहिए। आप समझते हैं कि उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस तरह की? आसिफ माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, आसिफ का नाम है, आसिफ ने बड़ा सर्व किया है, बट थोड़ी सी जो हुआ उसके साथ या उसने किया है वो अपनी जगह, लेकिन नो डाउट ही इज अ वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड फास्ट बॉलर और इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है। तो अगर वो यूएसए के कोच बनते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, और उसको क्रिकेट की नॉलेज भी है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं जो अच्छा, जो पाकिस्तान को सर्व कर बुनियादी सवाल चुके इस हैं। वक्त राणा साहब एक ये भी सामने उठ रहा है, ये तो बात ठीक है मोहम्मद आसिफ के कंसर्न में। राना नवीदुल हसन वो दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स के अंदर कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं, नेशनल टीम जो है दुनिया की दूसरी बड़ी, उनके साथ भी आप मुंसलिक रहते हैं। हर कोचिंग कोर्स का आपको तजर्बा है, कोचिंग से मुतालिक आपको वाज़े तजर्बा है। पाकिस्तान टीम इस वक्त, अगर मैं बैटिंग कोच के हवाले से बात करूं, हनीफ मलिक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, जिनका खुद का 5 का एवरेज नहीं था, वो आपके बैटिंग कोच हैं। फील्डिंग कोच है माजिद, आप भी जानते होंगे कितने मकबूल हैं वो। तो राना नवीदुल हसन, इमरान नज़ीर और इस तरह के दीगर खिलाड़ियों को चांस क्यों नहीं मिलता है हमारे सर्किट के अंदर? क्या वजह है? अगर और आपको चांस मिलेगा साबिश भाई, तो आप अवेल साबिश करेंगे? भाई, आपने बड़ा ना मिर्ची वाला सवाल कर दिया। आप देखें, हनीफ भाई का नाम लिया आपने, वो कराची से वाकई थोड़े से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट चल रही है, वो 3 गवर्नमेंट चला रही है उसको। पीडीएम हो गई, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी होगी और जमातें। तो जब जब भी कोई सिलेक्शन की बात आती है, या कराची से आ जाते हैं, या लाहौर से आ जाते हैं, या कहीं और से आ जाते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई वो बेचारे दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं भी बेचारों में आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमें जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम जाते हैं और लोग हमें बुलाते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में बस प्रॉब्लम ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके लेकिन पास राना डंडा साहब है मैं ये जानना या चाह रहा हूँ, जिसके मुझे पास कोई मुझे सुपारिश मालूम है, है तो वो मेरे लग मेरे सकता है देखने टैलेंट। वाले नाजरीन को इस वक्त मालूम नहीं है, राना नवीदुल हसन जो है वो इस वक्त भी हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी क्रिकेट एकेडमी में मसरूफ़ थे, लाहौर में मौजूद हैं, और इस वक्त भी क्रिकेट से मुताल्लिक ही जो इनका लगाव है, मोहब्बत है, चाहत है, वो इस वक्त नज़र भी आ रही है। लेकिन राना नवीदुल हसन, मुझे काइंडली ये बताएं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले एज अ बॉलिंग कोच, T20 वर्ल्ड कप सर पर है, विल यू ज्वाइन इट? क्यों नहीं जी, अपने पाकिस्तान के लिए हम लोग खेले हैं और पाकिस्तान की वजह से हम लोग हैं। अगर मिलेगी क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग करेंगे काम, हमारी ये जॉब भी है, हमारा फर्ज भी है, और इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे ईमानदारी से, और जो हमें आता है वो डिलीवर करें और बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल। अल्लाह इंशाल्लाह अगर करते हैं तो इंशाल्लाह, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। राना नवीदुल हसन पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलायजा की और यही कहना था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होंगे। वक्त हुआ यहाँ शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते हैं स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और अब बात की जाएगी कौमी खेल हॉकी से मुतालिक, जिसके इलेक्शन से मुतालिक इस वक्त ना सिर्फ हॉकी के हलकों में एक बेचैनी की लहर नज़र आ रही है, बल्कि एक अजीब जो है हिचकिचाहट नज़र आ रही है। और इससे मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जो है, उन्होंने नेशनल असम्बली में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये अपील की, जहाँ पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी ओलंपियंस जो है मौजूद थे, जिनमें ना सिर्फ नासिर अली, सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह,
इफ्तिखार साहब और दीगर मारूफ जो पाकिस्तान के हॉकी स्टार्स थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इनको इंसाफ आपने दिलाना होगा। इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल हम देख रहे हैं कि हॉकी से मुतालिक समाजी वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही है जिसकी स्क्रूटनी से मुतालिक जो है अब जो शफाफियत है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। पीएसबी का क्या किरदार है इस पर हम बात करेंगे, जिससे मुतालिक पीएसबी ने भी 20 जनवरी 2026 को एक लेटर जारी किया और बताया कि ये जो भी अमल हो रहा था इसको फौरन रोका जाए और इसके लिए रोका जाए ताकि इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा बाज़गश्त होने लगी है, इस पर काफ़ी शोर उठ रहा है। और 19 तारीख को जो लेटर सामने आया पीएसबी की जानिब से उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर ही मौजूद है, जिसमें लिखा है यूनिलैटरल इंश्योरेंस ऑफ द हॉकी क्लब नहीं, जिसके शेड्यूल को जो है उस पर उन्होंने ये जाहिर किया कि पीएसबी जो है उसको इलम में नहीं लिया गया है। आगे पीएसबी क्या कार्रवाइयाँ करेगी एक ये बुनियादी सवाल है, जिससे मुतालिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुसरत राना साहब, डायरेक्टर एनएफ। बहुत शुक्रिया राना साहब कीमती वक्त देने के लिए। मेरा नाम नसरुल्लाह राना है जी। जी राना साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा इस वक्त आप समझते हैं क्या किरदार है पीएसबी का, पीएसबी आगे क्या कार्रवाइयाँ करेगी अगर ये जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त नज़र आ रहा है, ये जो एक हाइप क्रिएट हुई है, इस पर क्या मौक़िफ़ होगा पीएसबी का? हमारा मौक़िफ़ बड़ा सादा सा है जी कि हमारी जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी की लास्ट मीटिंग थी अक्टूबर में हुई है, उसमें डायरेक्शन जो थी हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उन डायरेक्शन में इलेक्शन कराने की बात हुई। फिर हमने मैकेनिज्म दिया, फिर हॉकी फेडरेशन ने पोर्टल बनाया, पोर्टल पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दूर किए, हमने उनको क्लैरिफिकेशन दी, उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया था। फिर हमने जनवरी में अर्ली जनवरी यानी 5-4 जनवरी को हमने उसको दोबारा से पोर्टल को खुलवाया। फिर 10 से 14 पोर्टल खुला रहा। अब उसके बाद फिर हमने एक सैंपल जो है ना वो किया इस्लामाबाद में स्क्रूटनी का, जिसमें कुछ चीज़ें जो ऐसी मिली हैं जो हमें उसका जो चेक लिस्ट है ना वो दोबारा से सारी एडजस्ट करनी पड़ी है, क्योंकि पोर्टल जो है वो ठीक है लेकिन उस पर जो बच्चों को अपलोड करना है ना वो उनके बस की बात नहीं। अब आप मुतमईन है जो पोर्टल खुला जिसमें लोगों ने अपनी शिरकत की, अब आप लोग मुतमईन है उससे मुतालिक? नहीं, उस लेवल पे इत्मीनान तो बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे जितने स्टेक होल्डर हैं सारे मुतमईन हों, तो गवर्नमेंट सबके साथ है, गवर्नमेंट तो सबकी है ना जी। अच्छा, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि उसमें शहबाज अहमद सीनियर साहब जो हैं उन्होंने भी शिरकत की है, दीगर और भी लोग मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि शहबाज अहमद सीनियर जो हैं वो भी स्क्रूटनी की जो हिस्सा है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन पर तो माजी में काफ़ी इल्ज़ामात भी हैं, केसेस भी चल रहे हैं, इदारों ने कार्रवाई भी करनी है, तो फिर पीएसबी उनको चांस दे रहा है, तो फिर ये तो मुनासिब नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये मेरी हद तक जो बातें समझ हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं ना, तो वो जितने भी शहबाज पे एलिगेशंस है ना वो उसमें से कुछ चीज़ साबित अभी तक नहीं। तो अगर उनको विक्टिम उसको कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है मुजरम तो अलग बात है, लेकिन अगर बात करें ना, अगर पीएचएफ ने उनका नाम दिया है तो एक लेजेंडरी खिलाड़ी तो वो है ना, तो अब उस पर आगे बातें जो है ना, हमारा मकसद तो है, हमारी अपनी 5 रुकनी कमेटी थी इसके साथ, शहबाज तो उधर से अकेला था, लेकिन इधर हमारे बंदे जो है ना वो बिल्कुल अलर्ट हैं। और अच्छा, किसी किस्म का भी मैंने कहा ना करोड़ों रुपयों की बेज़ाब्तियों से मुतालिक भी पीएसबी जो है अपना एक मौक़िफ़ रखा था सामने, और वो जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी अगस्त के महीने में साल 2025 में, जिससे मुतालिक 1 हफ्ते के अंदर जवाब जमा कराना था, अब तक उससे मुतालिक कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई, तो क्या समझ रहे हैं पीएसबी ने क्लीन चिट दे दी है बुगटी साहब को? नहीं, हम क्लीन चिट कैसे किसी को दे सकते हैं जी, हमारे तो दायरे इख्तियार में है कि हमने एफआईए को रेफर किया हुआ मामला सारा। अब एफआईए जाने, आप जाने, वो जाने, कुछ तो बंदा अदारों ने अपने अपने रोल प्ले करने होते हैं सर। हमारी लिमिटेशन तो इतनी है ना कि हमने आगाह करना होता है मुतल्लिका मामला उन अदारों को तक पहुंचाने होते हैं। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर पीएसबी को मुतमईन करना है, एक तसल्ली बख्श जवाब देना है, तो वो तसल्ली बख्श जवाब क्या उन्होंने दिया? नहीं, अभी तक नहीं दिया। तो अभी तक उसके लिए हो सकता है कि उसमें करस्पॉन्डेंस ज्यादा हो काम, क्योंकि एक चीज को साबित करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अदारों को। लेकिन सर उस बात को भी काफी महीने गुजरे हैं, अगस्त के महीने में ये बात थी जो मीडिया की हेडलाइंस बनी थी, लेकिन अब उसको भी 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो व्हाट इज नेक्स्ट जी? अच्छा बताइएगा मेरी आपकी आवाज के लिए। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि 4 माह से ज्यादा का अरसा उस बात को गुजर चुका है। आपने कहा था 1 हफ्ते में मुतमईन करना होगा, तसल्ली बख्श जवाब देना होगा, तसल्ली बख्श जवाब बिल्कुल देना चाहिए। बाकी हमारा ना 14 मिलियन अभी तक पेंडिंग है फेडरेशन की तरफ।
अच्छा, लेकिन एक और भी मौक़िफ़ सामने आया था और कहा गया था, वज़ीर आज़म से पीएसबी ने दरख्वास्त की थी कि जो कारकर्दगी तारिक बुखरी साहब की, उसको लेकर भी आप लोग हाईलाइट कर रहे थे, तो उसको लेकर आगे क्या पेशरफ सामने आ रही है? आप समझ रहे इलेक्शन के बाद एक नया चेहरा होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पीएसबी देखें मुसलसल। जी, ये चीज़ें जो है ना, आपकी ताबिश भाई बात बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। जो स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्शन है ना, उसमें भुट्टी साहब भी थे, मुजाहिद साहब भी थे, सारे लोग सारे मौजूद थे। ये जितने भी आप लोग जिनके डिस्कस कर रहे हैं, जब वहाँ से डायरेक्शन आ जाती है ना, इस मीटिंग के पिछली बातों को डिस्कस करने का फायदा नहीं। हमने लेटेस्ट डायरेक्शन जो लास्ट ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, तो हम लास्ट ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम लोग अभी तक मुतमईन है कि हम अपनी काम से जो अच्छा, हमारा लेकिन एक और अहम सवाल, जो जो लेटर मेरे पास है, मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर को कि वो इस लेटर को टीवी स्क्रीन पर वाजे करे, जिसमें वाजे तौर पे लिखा है कि यूनिलैटरल जो लेटर आपने जारी किया 19 जनवरी को, उसमें वाजे तौर पर यह बात सामने आ चुकी थी कि कोई भी जो है पीएसबी को इल्म में नहीं लिया गया इस मामले पर, जो जी स्क्रूटनी का बिल्कुल, ये मामला आप था। बिल्कुल बात ठीक लेकिन कर रहे हैं। इसमें ना, लेकिन इसमें कुछ सुनिए प्लीज, कुछ इसमें प्लीज ओलंपियड। मुझे सुनना, जी जी। प्लीज मुझे सुनेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। असल में ये उन्होंने लेटर जारी नहीं किया था, अच्छा। लेकिन वहां पे जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि पूरे पाकिस्तान में ये बात लीक हो चुकी थी कि ये इलेक्शन करा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे शामिल ही नहीं थे। तो इसलिए हमें ये लेटर हमें देना पड़ा कि ये जो अफवाह है ये इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि फीलिंग यही आ रही थी मार्केट के अंदर। फिर हमने फेडरेशन से भी इसका रिबटल करवाया था, फेडरेशन से भी हमने खत लिखवाया था कि ये स्क्रूटनी जो है ना, इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये फेमस हो चुकी है या जिस तरह से इसको एलेबोरेट किया जा रहा है। तो हमने उसको रिवर्स किया सारी चीज़ों को, और अभी हम नया शेड्यूल इंशाल्लाह बहुत जल्दी जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने ना एक चेक लिस्ट बनाई है। वो आप कहते हैं तो आपसे भी हम शेयर कर देंगे, तो आप ज़रूर लोगों से वो डिस्कस करें, ताकि ये कोई किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई अभाम ना रहे किसी बंदे को। सिक्योरिटी 100% ठीक होगी, ये मैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं जो ये अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, इस पर क्या श्योरिटी होगी? क्योंकि जो साबिक ओलंपियंस है वो मुसलसल कह रहे हैं, यासिर पीरजादा साहब हों या फिर आपकी जो टीम है वो बात तो करती है, वो कहती है हाँ हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, लेकिन वक्त के साथ वो बेहतर होने के बजाय बजाय मजीद वर्स्ट होती हुई दिखाई दे रही होती है। जी, हॉकी के जो अपने अफेयर्स हैं उनका तो हमारे से, वो तो आप उन्हीं से पूछें। हम अपने एंड पे आपको गारंटी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मंडे को फिर ये 2 जो बजे इलेक्शंस होने वाले हैं, अब जैसे इलेक्शंस को लेकर आप लोगों ने ये जमानत ली है कि ये शफाफ होंगे, आप समझते हैं ये शफाफ होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे हो ही नहीं सकता। हम आपके लिए फिर जवाब दें, हम आपके पास फिर हाजिर हो जाएंगे। हमें क्या मसला है, ऐसे हम गलत करेंगे तो आप हमें छोड़ेंगे ही नहीं, बेशक हमें कोई इतराज़ नहीं होगा इस बात पे। हम तो कहते हैं कि हमें कटारे में लाया जाए अगर कोई गलती करते हैं तो, ताकि ये जो मामला है ना हमारे एंड से, गवर्नमेंट के एंड से गलती ना हो। मैंने कहा ना, स्टैंडिंग कमेटी की 2 बजे मंडे को फिर मीटिंग है। 2 बजे मंडे को फिर मीटिंग है और देखना होगा जी, उसमें क्या इसमें अहम सारे पेशरफ जितने भी सामने एमएनएज हैं सारे वो आ आएगी, रहे हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। और इसी के साथ क्योंकि बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, जनाब राना साहब मेरे साथ मौजूद थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और वो यही कह रहे थे कि इस वक्त 2 बजे की जो मीटिंग है पीर के रोज़, वो बड़ी अहम और कलीदी होगी इस पूरे सिनेरियो को बेहतर बनाने के लिए। देखना ये होगा कि आया उसमें पीएसबी का किरदार क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान का जो कौमी खेल है उसको बेहतर करने के लिए, जो नासिर अली साहब थे उनका एक बयान जो है वो आज भी काफ़ी जो है लिमलाइट में आ चुका है, और उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं कि कौमी खेल वो बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।